जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, क्योंकि ये सरकार कोई एक काम अगर 2014 से नियमित कर रही है तो वो है हर दिन नेहरू का अपमान। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो कितनी 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 झूठ है नंबर एक, और कितना बड़ा दुष्प्रचार है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ। जो बात राजनाथ जी ने कही वो ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ये बात कहनी पड़ी। ये इंडियन एक्सप्रेस है जो अपने आप को साहस की पत्रकारिता कहता है और जो ये दावा करता है कि इमरजेंसी के वक्त ये खड़ा हो गया था उठ करके। मेरा बार बार सवाल है कि आजकल ये क्यों बैठा हुआ है। इसने एज इट इज लगा दिया, नो क्वेश्चनिंग। दैनिक भास्कर सबसे बड़ा अखबार है पूरे ब्रह्मांड का, वो अपने आप को सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, तो उन्होंने भी छाप दिया नो क्वेश्चनिंग। सब जगह अमर उजाला को सबसे बड़ा अखबार मानते हैं, उसने भी छाप दिया साफ साफ बड़ा हेडलाइन। अब शाम को जब गोदी मीडिया की पूरी महफिल जमेगी, तमाम जो एंकर हैं, लेकिन उन सब की आवाज दरअसल एक ही है, और वो आवाज है कि वो रिवीजन कराते हैं। पहले अखबार छापते हैं झूठ दुष्प्रचार, और फिर आज देखिए दिन भर टेलीविजन उनके बयानों को छाप रहा है और शाम को फिर बहस कराएगा। आप देखें कि जब बाबरी मस्जिद पहले से ही थी तो नेहरू सरकार कौन सा जनता का पैसा बाबरी मस्जिद के निर्माण में दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या घट गया कि 2015 के राजनाथ सिंह 2025 में आकर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन के बाहर और भीतर नेहरू पर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो हमले राजनीतिक नहीं हैं, वो हमले सीधे सीधे झूठ हैं। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा नहीं लड़ा उन्होंने। राजनाथ सिंह ये महसूस कर रहे होंगे कि नेहरू पर हमला करके ही आरएसएस और बीजेपी में कोई नेता असल में प्रधानमंत्री या तो हो सकता है या प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। अगर देश में मीडिया जिंदा होता विक्रांत जी, तो ये राजनाथ जी कभी नहीं करते, क्योंकि मीडिया उसी वक्त उनका वो ये जो वीडियो है 2015 वाला 14 नवंबर का, वो वीडियो दिखाने लगता। भारत का मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है और भारत का मीडिया जिंदा नहीं है। वो कभी जिंदा था लेकिन वो जिंदा नहीं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी बात बोली है जिसने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, उसके लिए पैसा देना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा जी। दया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दया सर, हालांकि दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर हम पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन दया सर मेरे वरिष्ठ रहे हैं न्यूज 18 में जब मैं काम करता था। और दया सर इन दिनों दया शंकर मिश्रा ऑफिशियल चैनल भी चलाते हैं। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस चैनल पर जाइए। अगर आपकी तथ्यात्मक और सही चीजें देखने की अगर आपको जरूरत लगती है तो जरूर उनके चैनल पर जाइए। दया सर, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दया सर, सबसे पहले तो बातचीत की शुरुआत ही करना चाहूंगा राजनाथ जी के बयान को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने वो नहीं होने दिया। ये अखबार दे दीजिए। जी जी जी। लेकिन सरदार पटेल ने वो नहीं होने दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज जरा ये भी इस बात को समझते चलते हैं कि जो बात राजनाथ जी ने कही वो ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ये बात कहनी पड़ी। इसमें हम दो तीन नजरिए लोगों के जनता के सामने रखेंगे। उसके पहले जरा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अखबारों ने क्या किया है। हम आमतौर पर जब मीडिया की बात करते हैं ना, तो होता ये है कि विक्रांत जी, हम लोग टेलीविजन की लोग ज्यादा आलोचना करते हैं, टेलीविजन की लोग ज्यादा बात करते हैं, और लोग अखबारों की भूमिका को ना थोड़ा छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि अखबार अब कौन ही देखता है, कौन ही पढ़ता है। मेरी राय थोड़ी सी दूसरी है।
हम सब ने अखबारों में काम किया है हाँ। और काफी लंबा वक्त बिताया है। तो मैं ये मानता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो अखबारों में छपता है दिमाग में ज्यादा गहरा हाँ। असर करता है, क्योंकि आदमी उसको पढ़ लेता है। तो पहला जो गोदी मीडिया की जो बात है उसका पहला चरण मैं मानता हूं कि उसका पहला चरण दरअसल में अखबार है। क्योंकि जो भी घटनाएं देर रात को तमाम जगह घटती हैं वो अखबारों में छप जाती हैं। तो पहला काम ये हुआ कि राजनाथ जी ने जो बड़ोदरा में भाषण दिया वो अखबारों में तो आज देखें कि अखबारों ने क्या किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस है जो अपने आप को साहस की पत्रकारिता कहता है और जो ये दावा करता है कि इमरजेंसी के वक्त ये खड़ा हो गया था उठ करके। मेरा बार बार सवाल है कि आजकल ये क्यों बैठा हुआ है। इसने एज इट इज लगा दिया, नो क्वेश्चनिंग, कोई बात ही नहीं की। फिर दैनिक भास्कर सबसे बड़ा अखबार है, पूरे ब्रह्मांड का वो अपने आप को सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, तो उन्होंने भी छाप दिया, नो क्वेश्चनिंग। हम दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सब जगह अमर उजाला को सबसे बड़ा अखबार मानते हैं, उसने भी छाप दिया। साफ साफ बड़ा हेडलाइन, सब देख सकते हैं। और इन सब की वेबसाइट पर भी यह खबर प्रमुखता से दौड़ रही है। तो इसका मतलब है कि पढ़ने का काम तो इन्होंने कर दिया। अब शाम को जब गोदी मीडिया की पूरी महफिल जमेगी, तमाम जो एंकर हैं जो अपने आप को कोई अलग अलग सबके अपने नाम हैं, लेकिन उन सब की आवाज दरअसल एक ही है, और वो आवाज है कि वो रिवीजन कराते हैं। जैसे स्कूल में परीक्षाओं का वक्त चल रहा है ना, तो रिवीजन होता है। तो ये रिवीजन है। पहले अखबार छापते हैं झूठ, दुष्प्रचार, और फिर आज देखिए दिन भर टेलीविजन उनके बयानों को छाप रहा है और शाम को फिर बहस कराएगा। तो पहले तो ये जनता को ही समझना चाहिए कि दिमाग में ये ठूसा क्या जा रहा है। अब जो राजनाथ जी ने कहा उसके बारे में दो तीन बातें पहले समझते हैं कि उन्होंने तथ्यात्मक रूप से क्या क्या गड़बड़ कहा, फिर ये समझेंगे कि आखिर उनको ऐसा करने की मजबूरी क्या पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हाँ, जरूरत क्या पड़ी। और इसके पहले मैं बता दूं कि 2015 का भाषण, जिसका हम अपने वीडियो के आखिर में जिक्र करेंगे, कि वो एक दुर्लभ भाषण है विक्रांत जी, कि राजनाथ जी तरह तरह से तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नेहरू की सोच वैज्ञानिक है। वो कह रहे हैं कि नेहरू जब जब जिस तरह से लोगों से बात करते हैं तो वो बड़ा काम है। वो निर्गुट आंदोलन में नेहरू की भूमिका के जिक्र कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, आईआईएम की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो वीडियो भी जरूर दिखाइएगा। अब जी। तीन बड़ी बातें समझते चलते हैं। और जो मैं कुछ बातें कह रहा हूं वो मैं राजनाथ जी की तरह ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं भाषण देने गया और मुझे लगा कि मेरा आज का तो क्यारे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने नेहरू की आलोचना नहीं की। क्योंकि ये सरकार कोई एक काम अगर 2014 से नियमित कर रही है तो वो है हर दिन नेहरू का अपमान। तो 2014 से 2025 आज आ गया, 11 सालों में लगातार एक काम से वो टस से मस नहीं हुए कि रोज नेहरू को एक न एक अपमान, उनका एक अपशब्द कहना है। तो तीन बड़ी बातें नेहरू मिथक और सत्य और तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों से हम सब जानते हैं कि अयोध्या में 22-23 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद में भगवान राम और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई थी। तो ये सब ऐतिहासिक तथ्य है कि ये मूर्तियां कैसे रखी गई। और जब ये मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 को अचानक से बाबरी मस्जिद में जाकर के रख दी गई, तो उसके बाद फिर पत्राचार होता है। नेहरू उस वक्त के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत, उनको पत्र लिखते हैं, सब बात होती है, सरदार पटेल से बात होती है कि भाई ये मूर्तियां आ गई हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे रख दी गई हैं, वो सारी चर्चा होती है। और ये सारी बातचीत, और नेहरू लगातार इसको फॉलो अप करते हैं, सरदार पटेल फॉलो अप करते हैं। और 16 जनवरी 1950, दर्शकों को ध्यान से सुनना चाहिए कि मूर्ति कब रखी गई। पहला 22-23 दिसंबर 1949 को, सर्द रातों में जो ये मौसम चल रहे हैं, इन्हीं में अचानक से एक दिन बाबरी में मूर्तियां रख दी जाती हैं। और 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है।
और ये बात 1950 की हो रही है, जनवरी की। और आप देखिए कि 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। तो नंबर एक की एक घटना घटी, नंबर दो मुकदमा दर्ज हुआ, और नंबर तीन उसी वर्ष 15 दिसंबर, यानी आज हम लोग देखा जाए तो हम 3 तारीख में बैठे हैं और 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि होगी। तो 15 दिसंबर को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। आप देखें कि जब बाबरी मस्जिद पहले से ही थी तो नेहरू सरकार कौन सा जनता का पैसा बाबरी मस्जिद के निर्माण में दे रहे थे? अरे भाई, जब पहले से ही मस्जिद थी तो कहां से मस्जिद बनवाने की बात आ गई? तो आप देखें कि कैसे तीन तथ्य मैंने आपके सामने रखे जो ये बताते हैं कि जो बात देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो कितनी 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 झूठ है, नंबर एक, और कितना बड़ा दुष्प्रचार है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ। दुनिया में इतने देश हैं जिनमें अलग अलग पार्टियां हैं, मतभेद होते हैं, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन शायद भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर अपने प्रधानमंत्री को इस तरह से कोसा जाता है, और उस प्रधानमंत्री को, उन प्रधानमंत्री को जो आजादी की लड़ाई के नायक रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल जनता दर्शकों को समझनी चाहिए कि अमेरिका में भी तो आप देखते हैं डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं जो अभी आपने देखा कि मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी को किस तरीके से बातें कर रहे थे, किस तरीके से धमकियां दे रहे थे। लेकिन ये धमकियां सब वर्तमान में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप उधर चले जाएं, लिंकन की बातें करने लगे, जॉर्ज वॉशिंगटन की बातें करने लगे। नहीं, वर्तमान की लड़ाई वर्तमान से लड़ी जानी चाहिए। दूसरी बात, राजनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने में क्या कोई मजबूरी है? तो हमें साफ तौर पर लगता है कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है। ऐसा करना मजबूरी है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ तथ्य हम दर्शकों के सामने रखते हैं। 15 नवंबर 2015 नेहरू जी का जन्मदिन है और दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है। वो आप वीडियो दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे कार्यक्रम में राजनाथ सिंह जाते हैं। और याद रखिए, सरकार बन चुकी है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, और राजनाथ सिंह आ रहे हैं और क्या खुले गले से, क्या साफ साफ एक एक योगदान दिखा रहे हैं नेहरू जी का। क्या बता रहे हैं कि नेहरू की वैज्ञानिक सोच, क्या बता रहे हैं कि नेहरू ने उस जमाने में जब भारत आजादी ही हुआ था, उसकी विश्व में नई नई हैसियत बन रही थी, लेकिन निर्गुट आंदोलन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और वो ये कह भी रहे हैं कि हमारी उनसे कुछ असहमतियां हैं। इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि भाई उनके काम को तो कोई झुठला नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या घट गया कि 2015 के राजनाथ सिंह 2025 में आकर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं? मुझे ये लगता है कि इसके पीछे दो तीन बातें हैं जो दर्शकों को जाननी चाहिए। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन के बाहर और भीतर नेहरू पर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो हमले राजनीतिक नहीं हैं, वो हमले सीधे सीधे झूठ हैं। कभी वो कह देते हैं कि भगत सिंह से मिलने नहीं गए थे नेहरू, जबकि साफ साफ हम देखते हैं कि नेहरू भगत सिंह से मिलने जेल में गए थे। उसके और उनको बचाने की यथासंभव कांग्रेस ने कोशिश की, और उसके बाद जब उनको फांसी दे दी गई तो देश भर में प्रदर्शन किए। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा नहीं लड़ा उन्होंने, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। आजाद हिंद फौज का लाते हैं कि उनकी उनकी कोशिश नहीं की, जबकि वो सारे काम नेहरू ने किए। तो दरअसल राजनाथ सिंह ये महसूस कर रहे होंगे कि नेहरू पर हमला करके ही आरएसएस और बीजेपी में कोई नेता असल में प्रधानमंत्री या तो हो सकता है या प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो बातें आई, जो अफवाहें आई, उनमें क्या निकल करके आया? उसमें निकल करके आता है कि कभी अमित शाह को बताया जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नंबर 1 हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को बता दिया जाता है कि वो उम्मीदवार नंबर 2 हैं। तो ऐसे में राजनाथ जी को लगा होगा कि भाई मैं कहाँ हूं, और उनको लगा कि बाकी तो काम हो ना हो,
लेकिन नेहरू पर मेरे झूठ की, मेरे दुष्प्रचार की चर्चा नहीं हो रही। अगर देश में मीडिया जिंदा होता विक्रांत जी, तो ये राजनाथ जी कभी नहीं करते, क्योंकि मीडिया उसी वक्त उनका वो ये जो वीडियो है 2015 वाला 14 नवंबर का, वो वीडियो दिखाने लगता कि आप क्या कह रहे थे। तो चूंकि मीडिया की, मैं कहता हूं, बहुत से लोग नाराज होते हैं, मैं कहता हूं कि भारत का मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है, और भारत का मीडिया जिंदा नहीं है। वो कभी जिंदा था, लेकिन वो जिंदा नहीं, वो एक इसी रस्म की तरह है। जी। इसी में सर, मैं जो बात आप कह रहे हैं इसी में थोड़ा और जोड़ता हूं कि राजनाथ जी ने जो बयान दिया, क्योंकि आपने कहा कि वो समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों वो बयान दिया, तो दर्शक भी थोड़ा समझें। राजनाथ जी ने इस बयान में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो वो गुजराती माँ के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती माँ के तो थे, इस हिंदुस्तानी माँ के भी सबसे बड़े बेटे थे। ये जी, गुजराती माँ पर जो थ्रस्ट दिया गया, इसको अगर आप थोड़ा समझा पाए। तो ये भी एक बात है कि सरदार पटेल जैसे नेहरू पूरे देश के हैं। हाँ, क्या बिल्कुल। आपने कभी सुना कि हम ये बात कहें कि नेहरू किसके बेटे थे? ये कभी बात आप सुनते हैं? मैंने किसी स्कॉलर के मुंह से आप ये बात नहीं सुनेंगे कि नेहरू उत्तर प्रदेश की माटी के थे, या बहुत सारे लोग उनकी जो उनकी जड़ें थी वो कश्मीर से थी, तो कश्मीर से थी, या इलाहाबाद से थी, इलाहाबाद के माटी के बेटे हैं, या कश्मीर के माटी के बेटे हैं। ये सब कोई नहीं कहता, क्योंकि नेहरू, गांधी, सुभाष, पटेल, ये पूरे देश के हैं। तो देव दौर ये में जो लगभग बात, हर आदमी पूरे देश का नेता हाँ, था। पूरे देश के नेता। तो अब ये जब जब ये एंगल राजनाथ जी ला रहे हैं कि गुजराती माँ के बेटे हैं, तो असल में ये उनको छोटा कर रहे हैं। हम्म। ये दरअसल छोटी सोच से आदमी छोटा होता है, और सरदार पटेल को नेहरू के मुकाबले खड़ा करके सरदार पटेल का नाम बड़ा करने की जगह, तो ये तो असल में देखा जाए तो सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जब विक्रांत जी आप छोटा रास्ता चुनते हैं, दूसरे की लकीर को छोटा करना चाहते हैं, तो आपका काम बड़ा नहीं हो सकता है। सरदार पटेल को इस तरह से आगे बड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि बार बार नेहरू पर हमला करना पड़ता है। इससे पूरी दुनिया में जो सरदार पटेल की जो छवि बननी चाहिए, जो पहले से ही थी, वो खराब हो रही है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाई नेहरू का जिक्र काम करते समय, नेहरू की बात करते समय आप उनके उनके विरोध में कैसे खड़ा करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, मैं अगर आप इजाजत दें जी। तो एक सरदार पटेल की जीवनी का एक हिस्सा छोटा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा मैं। राजमोहन गांधी को हमारे दर्शक जानते हैं, वो एक बड़े लेखक हैं। उन्होंने सरदार पटेल की जीवनी लिखी है। जीवनी का नाम है पटेल ए लाइफ। तो पटेल ए लाइफ के 532 नंबर पर पेज पर एक प्रसंग है। क्या प्रसंग है? सरदार पटेल अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली की ठंड छोड़कर मुंबई जा रहे थे। जैसा दर्ज है पटेल ए लाइफ में, मैं वैसा पढ़ के सुना रहा हूं अंग्रेजी से हिंदी में। सरदार पटेल अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली की ठंड छोड़कर मुंबई जा रहे थे। पटेल ने एनवी गाडगिल से कहा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। एनवी गाडगिल उनके सहयोगी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझसे एक वादा करो। गाडगिल जब हां कहते हैं, तब सरदार अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, पंडित जी के साथ जो भी मतभेद हों, उनको अकेला मत छोड़ना। आप देखिए शब्द क्या कह रहे हैं, पंडित जी। वो कोई नेहरू जवाहर नहीं कह रहे हैं। और अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहे हैं, तीसरे, मतलब दो दोस्त बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, और कह रहे हैं पंडित जी को अकेला मत छोड़ना। आगे राजमोहन गांधी लिखते हैं, 12 दिसंबर की सुबह पटेल मुंबई के लिए रवाना होते हैं, और 15 दिसंबर 1950 को भारत का यह महान सपूत इस मिट्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। हम्म। तो ये रिश्ते थे। ये रिश्ते थे। आप हम सब जो भारतीय हैं, भारत की मिट्टी में पले बढ़े हैं, वो यहाँ पर भारत में एक एक तरीके से लोक स्मृति का या लोक व्यवहार का हिस्सा है कि हम्म, अपने अंतिम समय में जो व्यक्ति जो बात कहता है,
तो हम सब उसको मान के चलते हैं कि बात पूरे दिल की गहराई से आई है, क्योंकि तमाम लोभों से, तमाम जो तरीके से जो हित होते सकते हैं उनसे आदमी परे हो जाता है। और वहां पर आके जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम इससे इसका साथ देना, इसके साथ रहना, तो उसको एक आदेश माना जाता है, उसको एक बड़ी बात मानी जाती है। तो अपने अंतिम वक्त में सरदार पटेल नेहरू का ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। विक्रांत जी ये बड़े लोग थे, बड़े लोग। इनके काम करने के तरीके अलग थे। जैसे बड़े लोगों के काम करने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन वो सब भारत की मिट्टी को सींचने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए आजादी के महान नायक थे। और बड़े बड़े जो जो हम जैसे, जो आप जैसे, हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, उनके काम करने के तरीकों में अंतर होता है। लेकिन हम भी तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और ये इतने बड़े लोग थे। और आप देखें कि गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए थे। उसमें जो आजकल के तमाम लोग हैं, या जो जो उस समय जो उस भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने तो बड़े तीखे आरोप लगाए थे कि इसके लिए हत्या गांधी जी की हुई तो इसके लिए सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराते हुए, और तमाम सब बातें कही जा रही थी, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी में एक प्रसंग मैं बता दूं, इसी में प्रसंग ये है कि सरदार पटेल बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो अपना इस्तीफा एक तरह से लिख लेते हैं। और ये भी देखिए, बड़े लोगों की टेलीपैथी देखिए, उनकी समझ देखिए। गांधी की दो सबसे बड़े, कह सकते हैं कि शिष्य थे, और जब गांधी चले गए हैं तो उनकी मनोदशा को समझिए। और आप देखें, ज्यादा फर्क नहीं है, गांधी की हत्या 1948 में हुई, और 50 जो है, 50 में सरदार पटेल चले गए। तो वो उनके जो सहयोगी हैं वी शंकर, उनको वो पत्र दे ही रहे, चल ही रहा है, इतने में नेहरू का एक पत्र आ जाता है उनके पास। किसके पास? सरदार पटेल के सरदार पास। के। और उस पत्र में वो कहते हैं कि आप बहुत दुखी होंगे, मैं समझ सकता हूं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन हमें मिल के काम करना है। इस आशय की बात होती है कि आपके बिना मैं, मतलब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बात है। इसका उसका भाव है पत्र का। और वो वहीं का वहीं, जो उनका जो इस्तीफा है पटेल का, वो वहीं खत्म हो जाता है। मतलब वो वी शंकर को संदर्भ के लिए रख देते हैं, बाद में वी शंकर उसका जिक्र करते हैं। और आजकल आप देखें कि कई बार सरदार पटेल का फिर नाम बढ़ाने के लिए उस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। तो ये छोटी सोच के लोग हैं। हमारे देश में पूरी राजनीति दरअसल छोटे मन से हो रही है। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि विडंबनापूर्ण स्थिति है कि देश के रक्षा मंत्री को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, जो इतिहास की किताबों में नहीं है, जो बहुत साफ साफ एक सामान्य बात समझी जा सकती है कि जब बाबरी मस्जिद पहले से ही थी। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद को जो तोड़ने का पूरा जो अभियान चला, वो कब चला, वो कैसे चला, वो हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से 2000, माफ कीजिएगा, किस तरीके से 1992 में रथ यात्रा हुई। और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 1990 में, हमारे दर्शक जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की, किस तरीके का सांप्रदायिक वातावरण बना। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जब भीड़ ने बाबरी मस्जिद गिराई तो वहां आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेता मौजूद थे। और उसके बाद क्या हुआ पूरे देश भर में हम सब ने देखा। तो अगर राजनाथ जी ये कहते, किसी दूसरे पर आरोप लगाते, तो समझ में आता है कि मस्जिद 92 में गिरा दी गई, फिर मनमोहन जी ने ये प्रयास किया, या किसी दूसरे कांग्रेसी, उसके बाद क्या, मस्जिद गिरने के बाद की बात अगर करते तो बात समझ में आती। लेकिन जब पटेल और नेहरू का संदर्भ हो रहा है, और बाबरी मस्जिद पहले से ही मौजूद है, तो उसको उसको बनाने की बात कैसे हो सकती है। और उस वक्त ये मामला अदालत में था, जो आप जानते हैं कि कब तक अदालत में रहा। इधर हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, और उसके बाद फिर मतलब मंदिर निर्माण बनता है, मंदिर निर्माण का रास्ता आगे बढ़ता है। तो ये तो झूठ की एक तरीके से राजनीति है। और राजनाथ सिंह को लगा कि वो पिछड़ रहे हैं, और नेहरू ही एकमात्र तरीका है कि अपनी राजनीति को चमकाया जाए। ये भी नेहरू का एक योगदान याद रखा जाना चाहिए कि वो सबके काम आ रहे हैं। सबके मतलब वो जो आपके और हमारे
और देश के नागरिकों को रोशनी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के भी काम आ रहे हैं कि विपक्षी पार्टी उनको अपशब्द कर कर कह के अपनी राजनीति चमका रही है। जी। यही मैं पूछना चाह रहा था दया सर कि ये नेहरू जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार वास्तुकार भी कहा जाता है, और आपकी लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में और मान्यताओं में तो आदमी की मृत्यु के बाद उसे अपशब्द कहने से बचा जाता है, और भाजपा तो सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक पार्टी है। तो आखिर ये क्या मजबूरी है कि 2014 के बाद जब देश की जनता बड़ा मैंडेट देती है बीजेपी को, उसके बाद से नेहरू पर हमला ज्यादा बढ़ता है, जबकि आपको तो देश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि आप अपने बूते सरकार बना रहे हैं, फिर 2019 में उतना बड़ा देते हैं, तो उसके बावजूद नेहरू पर हमले होना शुरू हुए और उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। ये इसलिए है क्योंकि जब आपके पास कोई विजन नहीं है, जब आपके पास आगे कोई सपना नहीं है, आपके पास केवल वादे हैं, आपके पास केवल कल्पनाएं हैं, तो आप ऐसा ही करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, हमें देखना जानना समझना चाहिए कि आरएसएस क्या है। मैं ये बात अपने तमाम विमर्श में कहता हूं कि अगर आपको बीजेपी की राजनीति को जानना समझना है तो आपको आरएसएस के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि आरएसएस असल में आत्मा है, बीजेपी तो शरीर है। बीजेपी बदलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब कभी वो जाएंगे, जब कभी रिटायर होंगे, क्योंकि महामानव कब रिटायर होंगे? एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बायोलॉजिकल तो है नहीं, तो वो तो अपने सारे फैसले खुद करते हैं। तो जब कभी वो जाएंगे, जब कभी कोई आगे आएगा तो कोई और चेहरा होगा। बीजेपी केवल शरीर है, आरएसएस आत्मा है। 1925 में जब आरएसएस बना, तो आप जरा इसको समझिए कि आरएसएस किस लिए बना। आरएसएस जब बना तो उसने क्या काम किए? आरएसएस को बनाया किसने? डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया, और हेडगेवार कांग्रेस में ही थे। अभी लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं कांग्रेस, अरे भाई सब तो कांग्रेस में ही थे सब उस वक्त। कांग्रेस में ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने, इससे नेहरू के आप राजनीतिक सोच का अंदाजा लगाइए कि जो सबसे ज्यादा उनकी आलोचना करने वाले लोग थे उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और उनके विचारों को सब जानते थे, फिर भी उनको अपने मंत्रिमंडल में रखा। शामिल के। आप जरा सोचिए कि क्या जरूरत थी ऐसा नेहरू को करने की? क्योंकि नेहरू लोकतंत्र में यकीन रखते थे, वरना कहाँ होते श्यामा प्रसाद मुखर्जी? और विपक्ष को अगर कुचलने का, दमनकारी का रवैया जो है, अगर नेहरू के ने अपनाया होता तो अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ होते? अटल बिहारी वाजपेयी को तो हौसला देने का काम तक नेहरू करते हैं, तारीफ करते हैं कि क्या खूब आपने भाषण दिया है। तो आप सोचें कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आरएसएस का शुरू से एक ही बात थी कि उसको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस 1925 में बना, और आप देखें कि भारत आजाद हुए, पर्याप्त समय मिला आरएसएस को काम करने का। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इन वर्षों में कुछ नहीं किया आरएसएस ने, क्योंकि उन्होंने लिख करके दिया था बार बार कि भाई हम सरकार के साथ, कि हम अपना सामाजिक काम करेंगे। तो वो क्या करते थे? विनोबा भावे गांधी की हत्या के बाद वर्धा में एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, और उस मीटिंग में विनोबा भावे कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, 1948 में गांधी की हत्या के बाद, कि आरएसएस के लोग और हमारे लोगों में काम करने में बड़ा अंतर है। हम आजादी की लड़ाई में लगे रहे, और आरएसएस लोगों को लगातार सेना और पुलिस में भर्ती कराने के काम में लगा रहा। ये विनोबा भावे कह रहे हैं, वो विनोबा भावे जिनको बीजेपी मतलब अपना मानती है। और राजेंद्र प्रसाद भी कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग, वो यहीं नहीं रुकते, वो तो और आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आरएसएस के लोग तमाम मीटिंगों में अपने लोगों को बुर्का पहना के भेजते हैं ताकि मुसलमानों पर इसका शक जाए और सांप्रदायिक वातावरण खराब हो। ये वो लोग हैं जिनका बीजेपी अपने, उनको बीजेपी अपना पुरखा कह देती है। ये अंतर करती है कि ये हमारे और उनके, तो वो अपना कहती है। तो आरएसएस शुरू से सांप्रदायिकता को हवा देने के काम में रहा। वो एक कपोल कल्पना के काम में रहा कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके राष्ट्र में, उसके विचार में किसी के लिए जगह नहीं थी। ये बहुत दुख की बात है कि आरएसएस पर, आप हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने ही गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया। और जो आपने सवाल पूछा कि नेहरू पर क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि नेहरू को वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं।
दरअसल आरएसएस ने लंबे समय तक संविधान को स्वीकार नहीं किया, तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। उनको वो बार बार कहते रहे कि हमारा संविधान नहीं है, ये हमारा तिरंगा नहीं है, क्योंकि उनका क्या है, वो भगवा को मानते हैं। और वो संविधान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं। आजकल हिंदुओं में बड़े तादाद बनी हैं जो लोग मनुस्मृति की आजकल सराहना करते आपको मिल जाएंगे, उनके रक्त में प्रवाह आ जाएगा। वो कहेंगे नहीं, मनुस्मृति हमारा हमारा जो है सब कुछ है। जरा उनसे पूछिए कि जो मनुस्मृति में लिखा है अगर एक दिन भी वो लागू हो जाए तो क्या होगा? क्या उनकी बेटियां पढ़ पाएंगी? क्या उनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनकी महिलाएं नौकरियां कर पाएंगी? क्योंकि मनुस्मृति में इन सब की तो इजाजत ही नहीं है। इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो लेकिन आरएसएस लगातार मनुस्मृति का जैसे प्रचार करता है। आरएसएस के जो पब्लिकेशन रहे, कल्याण का नाम हमारे दर्शकों ने सुना होगा, गीता प्रेस है जिसको मोदी जी ने गांधी शांति पुरस्कार दिया। तो ये वो लोग हैं जिनका जो जो मनुस्मृति से प्रेरणा लेते हैं। तो इनकी सोच, विचार, समझ, चाहे जितने स्वयंसेवक हो, मैं कहता हूं ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये स्वयंसेवकों की सरकार है। प्रधानमंत्री खुद को स्वयंसेवक कहते हैं, गृह मंत्री स्वयंसेवक कहते हैं, राजनाथ सिंह स्वयंसेवक कहते हैं, कृषि मंत्री स्वयंसेवक कहते हैं, सारे मंत्री जितने हैं ऊपर से नीचे तक वो सब तो स्वयंसेवक हैं। तो इनके पास कोई नजरिया ही नहीं है। और सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को क्या किया? उन्होंने आरएसएस को क्लीन चिट दी, लाल किले से क्लीन चिट दी। तो जो आरएसएस का जो विचार है उसमें नेहरू सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि नेहरू एक सेकुलर भारत की बात करते हैं, नेहरू संविधान की बात करते हैं। आज जरा सोचिए कि जब कोई काम अमित शाह करते हैं तब प्रधानमंत्री उसकी सराहना करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी सरकार ने किया। लेकिन इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जो इस बात को कहते हैं, अंबेडकर को भी उनके सामने खड़ा कर देते हैं कि संविधान तो अंबेडकर ने बनाया। जरा सोचिए कि जब संविधान बना तो वो तो कानून मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन? आज क्या किसी बात का श्रेय मोदी से कोई छीन सकता है? लेकिन नेहरू के जो काम है तो आप कह देते हैं कि अंबेडकर ने किया। तो असल में ये सब इसलिए है क्योंकि नेहरू का जो भारत है वो सबका भारत है, वो एक सेकुलर भारत है, वो एक वैज्ञानिक सोच का भारत है। और इनका भारत क्या है? इसमें तो विज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं। इसमें तो आप देखें कि बताया जाता है कि बादल को बचाने के लिए प्रधानमंत्री रास्ता बता देते हैं कि बादल हैं तो रॉकेट लॉन्च कर दो आप। तो ये सरकार के जितने लोग हैं सब वैज्ञानिक सोच के बिल्कुल उलट बोल रहे हैं। तो ये जो वैज्ञानिक सोच है, जो आगे जाने की बात है, वो नेहरू का भारत है जिसमें सबके लिए जगह है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आजादी के केवल 15 दिन बाद ही नेहरू ने परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। 15 दिन बाद ही मीटिंग्स हो गई थी, काम शुरू हो गए थे। और अब देखिए किस तरीके की बात हो रही है। अब हमारा फोकस कहाँ है? हमारे जो दर्शक बिहार के होंगे वो अभी तक दरभंगा एम्स के काम करने का जो है वो राह देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि 36 महीने और लगेंगे। और मोदी जी ने तो बता दिया कि शुरू हो गया, जेपी नड्डा ने बता दिया कि शुरू हो गया। तो ये एक दुष्प्रचार की राजनीति में यकीन रखने का एक चलन है। और सरकार दुर्भाग्य से उसको विडंबना है हम सब की कि हम सब उसके लिए अभिशप्त हैं कि सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो नेहरू की सोच और उनके विचारों से बिल्कुल उलट है सब कुछ। जी दया सर, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। निश्चित तौर पर ये शुक्र मनाना चाहिए कि डॉलर जो 90 पर पहुंच गया है रुपए के मुकाबले, उसका श्रेय नेहरू जी को नहीं दिया जा रहा। लेकिन जाते जाते मैं वो भाषण जरूर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिसका आप जिक्र अपनी इस पूरी बातचीत में कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। हम सब यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही मजे हुए और अनुभवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यह भी हकीकत है कि 17 वर्षों तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उस शख्सियत की जयंती मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि हम केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती ही यहां पर मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र की सफलता का समारोह मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं।
प्रजातंत्र की सफलता का समारोह मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिन नेताओं ने आजाद भारत की प्रारंभ में बागडोर संभाली अथवा एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, यदि जनतंत्र की भावना, लोकतंत्र की भावना उनके अंदर कूट कूट कर न भरी होती तो आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह भारत न बन पाता। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कहूं कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वालों में प्रमुख नेता यदि कोई था तो उस नेता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कैसे इस बात को नकार सकते हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतंत्र, संप्रभुता संपन्न संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, यह किसकी देन है? यह उन महानुभावों की देन है जिन्होंने कि भारत को आजाद होने के बाद किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भूमिका का निर्वाह किया है। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वाला यदि कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री तो सब अपनी जगह पर हुई। मैंने भारतीय नवयुवकों की मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी विज्ञान के प्रति अभिरुचि कैसे बढ़े, इसके लिए भी कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी उस समय हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हकीकत को समझते थे कि भारत को ये दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं तो जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत ऊंचाइयों को नहीं हासिल करेगा तब तक हम भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा नहीं कर सकते। यह उनकी सोच थी। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़नी चाहिए, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष आग्रह था। और बच्चों का यहां तक सवाल है, उनकी जन्म दिवस को ही एक बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जानते हैं कि वो मानकर चलते थे कि देश का भविष्य यदि कोई है तो आज का हमारा ये बच्चा, बालक, यही देश का भविष्य है। इसकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता में यदि विकास होगा तो भारत इस देश की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता में विकास होगा। यह उनकी सोच थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। और मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हमारी आयु लगभग 13 वर्ष की थी। लेकिन जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व के बारे में बराबर अध्यापकों के माध्यम से, अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से सुनने को हम लोगों को बराबर मिलता था पंडित जी के बारे में, कैसा व्यक्तित्व। लेकिन मुझे याद है जब उनका स्वर्गवास हुआ था, देहावसान हुआ था, केवल भारत के समाचार पत्रों में ही उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया हो ऐसा नहीं था, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते हैं, जो विकसित देश उस समय माने जाते थे, वहां के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में लिखा था और उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह एक व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी है अथवा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जब स्वेज नहर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, अरब देशों और इजराइल के बीच जब संघर्ष हुआ था, तो उस समय अरब देशों का भी पश्चिमी देशों के ऊपर, माने अमेरिका वगैरह के ऊपर भी कोई बहुत विश्वास नहीं रह गया था।
कौन हस्तक्षेप करे, कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाए ताकि यह संघर्ष अरब देशों और इजराइल के बीच यह समाप्त हो जाए। हो तो नहीं पाया था, लेकिन नाम यदि उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ने यदि सोचा था किसी का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सोचा था। मैंने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आज उस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। जहां तक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि आर्थिक नीतियों पर कभी सामान्यतः एक मत नहीं होता है, कंसेंसस नहीं बनता है, लेकिन मैं उनकी सूझबूझ की मैं दाद देना चाहता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद ही उनकी जो अर्थ नीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी, फार साइटेड थी, दूरदर्शी थी। मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस समय शुरू की थी, और आज भी उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। मैंने आर्थिक क्षेत्र में भी एक अपनी सोच थी उनकी, एक ऐसा व्यक्तित्व था। और उस समय सारी दुनिया जबकि दो ध्रुवों में, रूस और अमेरिका, बटी हुई थी, बाईपोलर पॉलिटी पूरे वर्ल्ड की थी, इंटरनेशनल पॉलिटी ये बाईपोलर थी। कुछ देश रूस के साथ थे, कुछ देश अमेरिका के साथ थे। यह साहस करना कि नहीं, न रूस के साथ न अमेरिका के साथ, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे, किसी के साथ हम जुड़कर नहीं चलेंगे, बल्कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन यदि चलाने का काम यदि किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह साहस का परिचय उन्होंने दिया, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतों से तो सब घबराते हैं, चाहे व्यक्ति हो अथवा देश हो, लेकिन उस समय भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को चलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ऐसे व्यक्तित्व, हां, जहां तक मेरा भी प्रश्न कि बहुत सारे कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन पर कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को भी सहमत नहीं कर पाता हूं, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया हो। नीतियों पर हमारा मतभेद उनके साथ हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी नीयत पर मेरा संदेह कभी नहीं हो सकता है, उनकी नीयत पर संदेह नहीं हो सकता है। और नीतियों पर असहमति किसी की भी हो सकती है, उनकी नीयत पर मैं संदेह नहीं कर सकता हूं। और हमारे जैसा व्यक्तित्व जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता है, तो मैं सच बतलाऊं, बहुत सारी नीतियों से असहमति होने के बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक आईने में नहीं देख पाता हूं, नहीं देखता हूं। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता हूं तो राष्ट्रीय आईने में मैं देखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राष्ट्रीय आईने में देखता हूं, और देखना भी चाहिए। भारत के वो पहले प्रधानमंत्री, और उस विराट व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं तो यह मानता हूं कि ऐसे व्यक्तित्वों का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, और विशेष रूप से मैं सारे जो महापुरुष हैं अथवा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके जन्मदिन की ही बात नहीं करता हूं। विशेष रूप से जब आजादी हमको हासिल हुई थी, और आजादी हासिल होने के बाद जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उनका जन्मदिन मनाने का लाभ यह होता है कि हम यह समझ पाते हैं उनकी आकांक्षाएं उस समय क्या थी, उनका उद्देश्य उस समय क्या था, और वह कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। इन सब सारी चीजों को हम समझ पाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जन्मदिन के अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि उनके
जिस प्रकार के परिवार में वो पैदा हुए और पिताजी का जो एक हैसियत है, कोई एक स्तर उन सब की थी, एक चीज पर मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि भाई ये इंडस्ट्रीज की बात करते थे, बड़े बड़े प्लांट्स, स्टील प्लांट्स वगैरह की बात की उन्होंने, और किया भी उस समय, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन शायद इस देश की ताकत, इस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत यहां पर केंद्रित है कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से अछूता नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से वो अछूता नहीं था। उन्होंने कहा, आई एम ऑल फॉर इंडस्ट्री, आई एम ऑल फॉर स्टील प्लांट्स, बट आई डू से एग्रीकल्चर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को भी अपनी नजरों से उन्होंने ओझल नहीं होने दिया। इस हकीकत को उस समय भी वो समझते थे कि केवल औद्योगिक विकास के माध्यम से हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, सभी नवयुवकों को हम रोजगार दे पाएंगे, अथवा इनकम डिस्पैरिटी, आमदनी की विषमता को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, यह संभव नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंडस्ट्री स्टील प्लांट से भी ज्यादा महत्व यदि है तो देश की कृषि का है, कृषि क्षेत्र का। ऐसे एक विराट व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन है, मैं हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, और वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करता हूं।